आज सुबह जब आप जागे तो सबसे पहले क्या किया? शायद फोन चेक किया या सीधे बाथरूम गए। काम पर जाने के लिए वही पुराना रास्ता लिया, है ना? मजे की बात यह है कि ये सब जो हमने किया, शायद वो हमारे फैसले थे ही नहीं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। 1892 में एक दार्शनिक थे विलियम जेम्स। उन्होंने कहा था, हमारी पूरी जिंदगी असल में हमारी आदतों का ही तो जोड़ है। हम हर दिन जो सैकड़ों चुनाव करते हैं, उनमें से ज्यादातर असल में सोचे समझे फैसले नहीं होते हैं, वो बस आदतें होती हैं। बनती कैसे हैं, हमारे दिमाग में ये काम कैसे करती हैं, और सबसे बड़ा सवाल, अगर हम चाहें तो क्या इन्हें बदल सकते हैं? चलिए इस दिलचस्प दुनिया की तह तक चलते हैं। इसकी शुरुआत एक बहुत ही हैरान कर देने वाले केस से करते हैं। यूजीन पॉली नाम के एक व्यक्ति से। एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से उनके दिमाग का वो हिस्सा खराब हो गया था जो नई यादें बनाता है। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो अपने डॉक्टर को भी नहीं पहचानते थे जिनसे वो सालों से मिल रहे थे। वो ये तक भूल जाते थे कि उन्हें भूलने की बीमारी है। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चीज देखी जिसने उन्हें हैरान कर दिया। यूजीन कोई नई बात याद नहीं रख सकते थे, पर वो नई आदतें सीख सकते थे। जैसे अगर कोई उनसे पूछता कि उनके घर में किचन कहाँ है, तो वो बता नहीं पाते थे। उनके दिमाग में घर का नक्शा था ही नहीं। एक मिनट, ये बात समझ नहीं आई। अगर वो नई यादें नहीं बना सकते तो उनका दिमाग ये कैसे याद रखता है कि किचन या बाथरूम किस तरफ है? क्या याददाश्त और आदत दिमाग के दो अलग-अलग सिस्टम हैं? बिल्कुल सही सवाल है। यही वो खोज थी जिसने सब कुछ बदल दिया। हमारा दिमाग एक बहुत ही स्मार्ट मशीन है। वैज्ञानिकों ने पाया कि आदतें दिमाग के एक बहुत ही पुराने और गहरे हिस्से में बनती हैं, जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। ये याददाश्त वाले हिस्से यानी हिप्पोकैम्पस से बिल्कुल अलग है। यूजीन का हिप्पोकैम्पस खराब हो चुका था, लेकिन उनका बेसल गैंग्लिया सही सलामत था। अच्छा, तो दिमाग में आदतों के लिए अलग डिपार्टमेंट है। तो ये डिपार्टमेंट काम कैसे करता है? ये एक 3 स्टेप के लूप पर काम करता है, जिसे हैबिट लूप कहते हैं। पहला स्टेप है एक संकेत, जिसे अंग्रेजी में क्यू कहते हैं। ये एक ट्रिगर होता है जो आपके दिमाग को ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है, जैसे सुबह अलार्म का बजना या फोन पर नोटिफिकेशन आना। ठीक है, तो अलार्म बजाइए, एक संकेत हुआ। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, दिनचर्या यानी रूटीन। ये वो काम है जो आप करते हैं, शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक। अलार्म बजने पर फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ये एक रूटीन है। और आखिर में आता है तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, इनाम यानी रिवॉर्ड। स्क्रॉल करते हुए कुछ मजेदार या नया देखना, जिससे दिमाग को डोपामाइन का एक हल्का सा किक मिलता है। ये इनाम आपके दिमाग को बताता है कि हाँ, ये लूप काम का है, इसे भविष्य के लिए याद रखो। यानी हमारा दिमाग एक तरह से आलसी है। वो शॉर्टकट ढूंढता है ताकि उसे हर छोटे मोटे काम के लिए सोचना ना पड़े। यूजीन के मामले में घर में टहलने की इच्छा एक संकेत थी, किचन तक चलकर जाना रूटीन था, और कुछ खाने को मिलना इनाम था। और ये सब ऑटोमेटिक हो रहा था। बिल्कुल, दिमाग अपनी ऊर्जा बचाना चाहता है। एक बार जब कोई आदत बन जाती है, तो दिमाग का सोचने समझने वाला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आराम कर सकता है। यही वजह है कि हम बिना सोचे समझे गाड़ी चलाते हुए घर पहुंच जाते हैं या दांत ब्रश कर लेते हैं। लेकिन इस लूप में कुछ तो कमी लग रही है। सिर्फ संकेत, काम और इनाम, ये किसी को रोजाना ब्रश करने में कैसे मजबूर कर सकता है? खासकर 20वीं सदी की शुरुआत में, जब अमेरिका में ज्यादातर लोग ब्रश करते ही नहीं थे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इस लूप को चलाने के लिए एक खुफिया इंजन की जरूरत होती है, और वो इंजन है क्रेविंग, यानी किसी चीज की तीव्र इच्छा। इसकी कहानी पेप्सोडेंट टूथपेस्ट से जुड़ी है। उस दौर में लोगों के लिए दांत साफ करना कोई जरूरी काम नहीं था। तो पेप्सोडेंट ने ऐसा क्या किया जो बाकी नहीं कर पाए? उन्होंने क्लॉड हॉपकिंस नाम के एक एडवर्टाइजिंग जीनियस को काम पर रखा। हॉपकिंस ने एक बहुत ही आसान संकेत खोजा, दांतों पर मौजूद फिल्म या परत। उन्होंने अपने विज्ञापनों में कहा, अपनी जीभ अपने दांतों पर फिराइए, आपको एक परत महसूस होगी, यही आपके दांतों को बदरंग बनाती है। इनाम भी साफ था, खूबसूरत दांत और आकर्षक मुस्कान। लेकिन असली जादू तो कुछ और था, है ना? हाँ, असली जादू था क्रेविंग पैदा करना। पेप्सोडेंट में सिट्रिक एसिड और मिंट ऑयल जैसे कुछ तत्व थे जो मुंह में एक हल्की ताजगी भरी झंझनाहट पैदा करते थे। लोगों को उस झंझनाहट वाले एहसास की आदत पड़ गई। उन्हें उस एहसास की क्रेविंग होने लगी।
तो मतलब विज्ञापन सिर्फ सुंदर दांतों के बारे में नहीं था, बल्कि लोगों को एक एहसास की लत लगाने के बारे में था। ये तो कमाल की बात है। उन्हें लगने लगा कि जब तक वो झंझनाहट महसूस ना हो तब तक उनके दांत साफ ही नहीं हुए। बिल्कुल। वही क्रेविंग थी जो लोगों को रोज ब्रश करने के लिए मजबूर करती थी। क्रेविंग के बिना हैबिट लूप कमजोर रहता है। इसका एक और बहुत दिलचस्प उदाहरण फेब्री स्प्रे का है। जब ये लॉन्च हुआ तो ये बुरी तरह फेल हो गया। ये तो अजीब बात है। एक प्रोडक्ट जो बदबू मिटाता है वो फेल कैसे हो गया? बदबू तो सबसे बड़ा संकेत होना चाहिए ना। यही तो कंपनी भी सोच रही थी। वे इसे बुरी गंध यानी संकेत को हटाने वाले प्रोडक्ट मतलब रूटीन की तरह बेच रहे थे। लेकिन समस्या ये थी कि जिन लोगों के घरों में सबसे ज्यादा बदबू थी, जैसे पालतू जानवरों की वजह से, उनकी नाक को उस गंध की आदत हो चुकी थी। उन्हें वो संकेत महसूस ही नहीं होता था। तो फिर कंपनी ने क्या किया? उन्होंने हार मान ली? नहीं, उन्होंने रिसर्चर्स की एक टीम भेजी। एक रिसर्चर ने देखा कि एक महिला अपना घर बहुत साफ रखती थी और हर कमरा साफ करने के बाद वो फेब्री स्प्रे करती थी। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, ये एक छोटी सी सेलिब्रेशन जैसा है जब मैं सफाई पूरी कर लेती हूँ। रिसर्चर्स को यहीं पर आहा मोमेंट मिला। मतलब लोगों को एक इनाम की क्रेविंग थी, सफाई के बाद एक अच्छी ताजी महक। एकदम सही। फेब्रीज की मार्केटिंग पूरी तरह बदल दी गई। अब ये बदबू हटाने वाला प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि सफाई के रूटीन का आखिरी इनाम वाला हिस्सा था। सफाई का काम खत्म करो और फेब्री स्प्रे करके ताजगी का इनाम पाओ। लोगों को उस साफ सुथरी महक की क्रेविंग होने लगी और कुछ ही महीनों में फेब्रीज $1 अरब का ब्रांड बन गया। क्रेविंग की ताकत तो समझ आ गई, लेकिन ये तो नई आदतें बनाने की बात हुई। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग अपनी किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं। क्या ये मॉडल वहां भी काम करता है? हाँ, और यहीं पर बदलाव का सुनहरा नियम यानी गोल्डन रूल आता है। नियम बहुत सरल है। आप किसी पुरानी आदत को मिटा नहीं सकते, लेकिन आप उसे बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको पुराना संकेत और पुराना इनाम वही रखना है, बस बीच की दिनचर्या यानी रूटीन को बदल देना है। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर असल में कैसे काम करता है? इसकी सबसे अच्छी मिसाल कोच टोनी डंजी से मिलती है। उन्होंने नेशनल फुटबॉल लीग की एक बहुत ही खराब टीम टैंपा बे बुकानियर्स की किस्मत बदल दी। डंजी ने देखा कि उनके खिलाड़ी तनाव में आकर अपनी पुरानी खराब आदतें दोहराते थे। वे बहुत ज्यादा सोचते थे और फैसला लेने में देर कर देते थे। पर ये तो उल्टा लगता है। तनाव में तो खिलाड़ी और ज्यादा सोचेंगे, है ना? उन्हें सोचना बंद करने के लिए कैसे कहा जा सकता है? डंजी ने उन्हें सोचना बंद करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने बस उनकी आदतों को बदल दिया। संकेत वही था, खेल शुरू होने का इशारा, सामने वाले खिलाड़ी की पोजीशन, इनाम भी वही था, गेम जीतना। डंजी ने बस बीच का रूटीन बदल दिया। उन्होंने खिलाड़ियों को कुछ गिने चुने प्लेस सिखाए और उन्हें हजारों बार प्रैक्टिस करवाया, जब तक कि वो उनके दिमाग में बस न जाएं। अब खिलाड़ियों को सोचना नहीं था, बस रिएक्ट करना था, और उनकी टीम जीतने लगी। यानी शरीर को एक नया ऑटोमेटिक प्रोग्राम दे दिया। हाँ, इसका कोई व्यक्तिगत उदाहरण है? बिल्कुल। मैंडी नाम की एक लड़की का केस है जिसे नाखून चबाने की बुरी आदत थी। थेरेपिस्ट ने सबसे पहले उसे अपने संकेत को पहचानने के लिए कहा। मैंडी ने पाया कि जब भी वो बोर होती थी या उसकी उंगलियों में हल्की टेंशन होती थी, तब वो नाखून चबाती थी। ये था संकेत। और इनाम क्या था? नाखून चबाने से क्या मिलता था? इनाम था उस टेंशन से एक तरह की शारीरिक मुक्ति, एक फिजिकल स्टिम्युलेशन। तो थेरेपिस्ट ने उसे एक नया रूटीन दिया। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें उंगलियों में वो टेंशन यानी संकेत महसूस हो, तो नाखून चबाने के बजाय अपनी उंगलियों को जेब में डाल लो या अपनी बाहों पर धीरे धीरे रगड़ो। इससे उसे वही इनाम मिला, शारीरिक स्टिम्युलेशन, लेकिन एक बेहतर रूटीन के साथ। पर क्या सिर्फ रूटीन बदलना काफी है? क्योंकि तनाव के पलों में तो पुरानी आदतें बहुत जोर से वापस खींचती हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है। सिर्फ रूटीन बदलना काफी नहीं है। इस सुनहरे नियम का एक और हिस्सा है, और वो है विश्वास। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सफलता का एक बड़ा कारण यही है। ये लोगों को एक नया रूटीन तो देता है, मीटिंग्स में जाना, एक स्पॉन्सर से बात करना, लेकिन उसकी असली ताकत लोगों को ये विश्वास दिलाने में है कि बदलाव संभव है। जब वे दूसरे लोगों को अपनी कहानियां सुनाते और सुनते हैं, तो उनमें ये यकीन पैदा होता है कि वो भी बदल सकते हैं। तो विश्वास वो कवच है जो आपको मुश्किल वक्त में पुरानी आदतों की तरफ लौटने से बचाता है। ये सब मिलकर काम करता है। बिल्कुल। जब तनाव आता है और पुरानी क्रेविंग जोर मारती है,
तब यही विश्वास आपको नए रूटीन पर टिके रहने की ताकत देता है। ठीक है, तो हमने आदतें बदलने का तरीका समझ लिया है, लेकिन क्या कुछ आदतें दूसरी आदतों से ज्यादा असरदार होती हैं? मतलब कोई एक आदत जो बाकी सब कुछ आसान बना दे? हाँ, ऐसी आदतें होती हैं और उन्हें कीस्टोन हैबिट्स कहते हैं। ये वो आदतें हैं जो आपकी जिंदगी में एक लहर की तरह फैलती हैं और अपने आप दूसरी अच्छी आदतों को जन्म देती हैं। ये एक छोटा सा बदलाव होता है जो बड़े बड़े बदलावों की झड़ी लगा देता है। इसका कोई बड़ा उदाहरण है? सबसे बेहतरीन उदाहरण पॉल ओनील का है। 1987 में जब वो एल्कोआ नाम की एक विशाल एल्यूमिनियम कंपनी के सीईओ बने, तो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुनाफे या सेल्स की कोई बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, कर्मचारियों की सुरक्षा। उनका लक्ष्य था 0 इंजरी। वॉल स्ट्रीट के निवेशक हैरान रह गए। उन्हें लगा कि ये सीईओ पागल है और कंपनी को डुबो देगा। ये तो कमाल है। मतलब एक सीईओ ने मुनाफे की बात ही नहीं की और फिर भी मुनाफा 5 गुना हो गया। ये तो मैनेजमेंट की किताबों के हर नियम के खिलाफ जाता है। ये एक जीनियस मूव था, क्योंकि सुरक्षा एक कीस्टोन हैबिट थी। 0 इंजरी के लक्ष्य को पाने के लिए कंपनी को अपनी पूरी कार्यप्रणाली बदलनी पड़ी। हर यूनिट को एक्सीडेंट के कारणों को समझना पड़ा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बेहतर हो गया। बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना पड़ा ताकि खतरे की खबर नीचे से ऊपर तक तुरंत पहुंचे। कर्मचारियों को मशीनों को तुरंत रोकने का अधिकार देना पड़ा। तो एक आदत को ठीक करने के चक्कर में पूरी कंपनी की आदतें ही बदल गईं। कम्युनिकेशन बेहतर हुआ, क्वालिटी सुधरी, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और नतीजा? ओनील के कार्यकाल में एल्कोआ का मुनाफा 5 गुना हो गया और वो दुनिया की सबसे सुरक्षित कंपनियों में से एक बन गई। हमारी निजी जिंदगी में रोज एक्सरसाइज करना एक ऐसी ही कीस्टोन हैबिट है। रिसर्च बताती है कि जो लोग एक्सरसाइज की आदत डालते हैं वो अक्सर बेहतर खाना खाने लगते हैं, काम पर ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और कम सिगरेट पीते हैं। एक और दिलचस्प उदाहरण है रोज सुबह अपना बिस्तर ठीक करना। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन रिसर्च में पाया गया है कि ये आदत बेहतर अनुशासन, मजबूत इच्छा शक्ति और बेहतर बचत बनाने जैसी दूसरी अच्छी आदतों से जुड़ी है। ये दिन की पहली छोटी सी जीत होती है जो दूसरी जीतों का रास्ता खोलती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी एक छोटी सी आदत ने आपके पूरे दिन का मिजाज बदल दिया हो? हाँ बिल्कुल। मेरे लिए सुबह बस 10 मिनट पढ़ना एक ऐसी ही आदत है। अगर मैं वो कर लूं तो लगता है कि दिन की शुरुआत सही हुई है और फिर बाकी काम भी ज्यादा आसानी से होते हैं। तो ये कीस्टोन आदतें सिर्फ एक इंसान की जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरी कंपनी की संस्कृति बदल सकती हैं। और ये सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं है, ये पूरे समाज पर लागू होता है। स्टारबक्स अपने कर्मचारियों को मुश्किल ग्राहकों से निपटने के लिए खास आदतें सिखाता है, जिसे वो लाटे मेथड कहते हैं। लिसन, एक्नॉलेज, टेक एक्शन, थैंक एंड एक्सप्लेन। ये एक रूटीन है जो मुश्किल पलों में कर्मचारियों की इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। और टारगेट जैसी कंपनियां तो हमारी खरीदारी की आदतों को ट्रैक करके ये अनुमान लगाती हैं कि हमारी आदतें कब बदलने वाली हैं। जैसे जब किसी के घर बच्चा होने वाला होता है तो उनकी खरीदारी की आदतें पूरी तरह बदल जाती हैं। टारगेट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो ये अनुमान लगा सकता था कि कौन सी ग्राहक गर्भवती है और फिर उसी हिसाब से उन्हें विज्ञापन भेजे जाते थे। और तो और बड़े-बड़े सामाजिक बदलाव भी आदतों पे ही निर्भर करते हैं। 1955 का मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह आंदोलन एक महिला रोजा पार्क्स से शुरू हुआ। लेकिन एक सामाजिक आंदोलन सिर्फ एक इंसान से कैसे शुरू हो सकता है? इसे पूरे शहर में फैलने के लिए और क्या चाहिए होता है? इसकी शुरुआत हुई रोजा पार्क्स के दोस्तों से, यानी मजबूत सामाजिक संबंधों से। वे रोजा को जानते थे और उनका सम्मान करते थे, इसलिए वे उनके साथ खड़े हुए। फिर यह आंदोलन समुदाय के दबाव और कमजोर संबंधों की वजह से फैला। जब लोगों ने देखा कि उनके पड़ोसी, उनके चर्च के साथी सभी बॉयकॉट कर रहे हैं, तो उन पर भी शामिल होने का सामाजिक दबाव बना। और इसे एक लंबे आंदोलन में कैसे बदला गया? वो काम किया मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। उन्होंने लोगों को एक नई पहचान और नई आदतें दी। उन्होंने लोगों को अहिंसा की आदतें सिखाईं, नफरत का जवाब प्यार से देना सिखाया। इन नई आदतों ने आंदोलन को एक स्थायी रूप दिया जो सिर्फ एक दिन का विरोध प्रदर्शन बनकर नहीं रह गया। तो हमारी आदतें जो इतनी ऑटोमैटिक और छोटी लगती हैं, असल में हमारी जिंदगी, हमारी कंपनियों और हमारे समाज को चला रही हैं। हमने हैबिट लूप यानी संकेत, दिनचर्या और इनाम के बारे में जाना।
और उस क्रेविंग के बारे में समझा जो इस लूप को चलाती है। हमने बदलाव का सुनहरा नियम भी सीखा। बीच के रूटीन को बदलकर किसी भी आदत को बदला जा सकता है। और हमने कीस्टोन आदतों की ताकत को देखा कि कैसे एक आदत पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन इस पूरी बातचीत में जो सबसे जरूरी बात मुझे समझ आई वो ये है कि किसी भी आदत को बदलने के लिए सबसे पहले आपको ये फैसला करना होगा कि आप उसे बदलना चाहते हैं। आपको विश्वास करना होगा कि बदलाव मुमकिन है। बिल्कुल। विलियम जेम्स, जिनकी बात हमने शुरू में की थी, एक समय गहरे डिप्रेशन में थे और आत्महत्या के बारे में सोच रहे थे। तब उन्होंने खुद पर 1 साल का प्रयोग करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो 1 साल तक ये मानकर जिएंगे कि उनके पास अपनी जिंदगी को बदलने की आज़ादी है, कि उनकी इच्छा शक्ति उनके कंट्रोल में है। इस बात का कोई सबूत नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ विश्वास करने का चुनाव किया और उस एक फैसले ने, उस एक विश्वास ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो अमेरिका के सबसे महान दार्शनिकों में से बने। तो हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर आपको सिर्फ ये विश्वास करना हो कि आप अपनी कोई एक आदत बदल सकते हैं, तो वो कौन सी आदत होगी? क्योंकि एक बार जब आप ये समझ जाते हैं कि आदतें कैसे काम करते हैं, तो उन्हें बदलने की शक्ति आपके ही हाथ में होती है।